आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट एडिशन दैट इज द प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन के फॉर्मूले आपने लेंस में पढ़ा होगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। ऐसे प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, डिफरेंट। कॉमन फॉर्मूला आपको प्रकाश के अपवर्तन का मालूम है, दैट इज sin i अपॉन sin r इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1। ये होता है कॉमन फॉर्मूला, चाहे आप इसे पतले लेंस के लिए कहिए, चाहे आप इसे प्रिज्म के लिए कहिए, या किसी भी पारदर्शी माध्यम के लिए कहिए। इट इज द कॉमन। यहां पर आपने प्रिज्म को रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया हुआ है। प्रिज्म जनरली किसी पारदर्शी माध्यम का बना होता है, जैसे कांच का। इसमें एक बेस BC होगा, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, अपवर्तक पृष्ठ होंगे। वन इज द AB एंड द सेकंड द AC। जब प्रकाश हमारा इस बाहर के माध्यम से जो प्रिज्म के सराउंडिंग में है, उससे जब प्रकाश कण प्रिज्म के भीतर प्रवेश करेगी तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी। तो एक बार हमने प्रकाश के अपवर्तन को यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है पॉइंट N पर। ये प्रकाश की जो किरण हुई प्रिज्म के भीतर अपवर्तित हो गई। उसके बाद जब प्रिज्म से बाहर निकल के आएगी तो एक बार रिफ्रैक्शन फिर होगा, दोबारा से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी। चूंकि इसके दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है तो निश्चित रूप से दो बार प्रकाश का अपवर्तन होगा। और हमने जो फिगर बनाई हुई है ये प्रिज्म की मिनिमम डेविएटेड पोजीशन की कंडीशन में है। मिनिमम डेविएटेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अल्पतम विचलन की अवस्था वो होती है जिस अवस्था में प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण होती है, प्रिज्म के भीतर देखो जो अपवर्तित किरण है वो है N से M की ओर एक अपवर्तित किरण है, ये बेस के पैरेलल हो, आधार के समानांतर हो। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रिज्म है वो मिनिमम विचलन की अवस्था में माना जाता है। और इस स्थिति में ये प्रूफ किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली प्रयोगों से ये प्रूफ किया गया है कि हमारा जो एंगल R1 है वो I2 के बराबर होगा, अंदर का एंगल अंदर के एंगल के बराबर होगा, और जो बाहर के एंगल्स होंगे ये I1 इस R2 के बराबर होगा। अब देखो ये I1 और R1 क्या है, तो जो हमारा पहला पॉइंट N1 है, N है, वहां पर आपतन कोण I1 है, वहां पर अपवर्तन कोण है R1। जो दूसरा हमारा पॉइंट M है वहां पर आपतन कोण है I2, अपवर्तन कोण है R2। तो चूंकि दो जगह रिफ्रैक्शन हो रही है तो दोनों जगह हमने आपतन कोण को और अपवर्तन कोण को प्रदर्शित किया है इस फिगर में। अब आपको देखो मालूम होगा, शायद 10th क्लास में आपने प्रिज्म का अपवर्तन का सूत्र पढ़ा होगा और कुछ ऐसा पढ़ा होगा, N इक्वल टू, यहां पर देखा होगा आपने sin A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और अपॉन में sin A अपॉन 2। कुछ ऐसा फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा। यहां पर A होता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। डेल्टा M होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अल्पतम विचलन कोण। N is a refractive index of the prism material। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है N। इस N को रिप्लेस करके हम N2 बटे N1 भी लिख सकते हैं। N2 और N1 जो होते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एब्सोल्यूट को हम हिंदी बोलते हैं परम अपवर्तनांक होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परम अपवर्तनांक क्या होता है। तो आपको बता देते हैं, जो परम का मतलब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, उसे बोलते हैं परम अपवर्तनांक। तो N2 हम प्रिज्म के पदार्थ का परम अपवर्तनांक मान ले, और N1 उस माध्यम का मान के चले जो प्रिज्म के चारों ओर है। बीस इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 मान ले, इसका अपवर्तनांक को N2 मान ले, तो N के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, और V के राइट N के प्लेस पर लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा M अपॉन 2
अपॉन साइन ए अपॉन 2। हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग हम कहां से करें, फ्रॉम हियर। तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है, जो बेसिकली आपको कभी बताया होगा, जब भी स्टार्टिंग होगी हमारा जो कॉमन फार्मूला होगा रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का जो कॉमन फार्मूला होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। बेस हम स्टार्ट करेंगे n2/n1 इसका टू sin i अपॉन sin r से। पहले पृष्ठ में जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, जहां पर प्रकाश की किरण n1 माध्यम से n1 अपवर्तन के माध्यम से n2 अपवर्तन के माध्यम में जाएगी, वहां पे प्रकाश के अपवर्तन का कॉमन फार्मूला लगाएं और वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करें। तो एडी पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए वी हैव टू राइट, क्या लिखना होगा, एडी पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप नोट कर सकते हो कॉपी पर, अपवर्तन के लिए क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन i के प्लेस पर है i1 अपॉन r के प्लेस पर है r1। कुछ ऐसे तो लिखना होगा, इक्वेशन होगा फर्स्ट। अब देखो हमारा जो डेरिवेशन है जिसे हमें प्रूफ कर रहा है, जो हमें प्रूफ कर रहा है उसमें सिर्फ इतना चेंज है, n2 है, n2 अपॉन n1 है, साइन अपनी जगह है, ये वाला साइन अपनी जगह है, i1 की जो वैल्यू है वो है a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तो किसी भी तरीके से i1 की जो वैल्यू है वो तो हम ये तरह प्रूफ कर ले, और r1 की जो वैल्यू है वो हम a अपॉन 2 प्रूफ कर ले, तो हमारा डेरिवेशन हो जाए। तो हमें सिर्फ इतना करना है, i1 की जो वैल्यू है वो a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 प्रूफ करनी है, और r1 की जो वैल्यू है वो a अपॉन 2 प्रूफ करनी है, सिर्फ इतना था। अब ये करने के लिए हम ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म में हम कुछ चतुर्भुज बनेंगे, कुछ चतुर्भुज बना हुआ उसको लेके चलेंगे, कुछ ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। तो हम एक तो चतुर्भुज लेके चलेंगे, कौन सा चतुर्भुज लेके चलेंगे उसको भी आपको बताते हैं, और दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। एक चतुर्भुज और दो ट्रायंगल्स की हेल्प से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो हम चतुर्भुज लेके चले ANEM, आप देखो ANEM। अगर आप इस चतुर्भुज को देखो तो ये है एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम देख लेते हैं और ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं साइक्लिक क्यों है। तो वी हैव टू राइट हियर। अब चतुर्भुज का क्या नाम लिखा हमने, चतुर्भुज का सिंबल हो गया ANEM। आप इसमें देखिएगा ये पॉइंट N है, ये अभिलंब है, तो जो पूरा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इधर ये भी तो नॉर्मल है, तो इस तल से जो पूरा एंगल होगा ये भी तो 90 होगा। तो एंगल जो N है और एंगल M है ये 90 है, इनका योग 180 हो जाएगा। तो हियर इट इज एंगल N इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल M। देयरफॉर यानी कि एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू हो जाएगा 180। और जब इन दोनों कोणों का योग 180 हो गया तो हमारा ये होगा एक चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने को कोणों का योग 180 हो। देयरफॉर चतुर्भुज ANEM एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक, इंग्लिश बोलते हैं साइक्लिक, चक्रीय चतुर्भुज। और जब दो आमने सामने को कोणों का योग 180 है तो जो शेष दो बचे कौन से, एक एंगल A और एक एंगल E, इनका योग भी तो 180 होगा। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। इज इट राइट? एंगल A को हम A की जो वैल्यू, एंगल A की वैल्यू A के बराबर है, तो सिंपली यहां पे लिख ले A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकंड, ये हमने फर्स्ट लिखा है, सेकंड। ये तो लिया हमने चतुर्भुज। अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज। प्रीवियसली हमको बताया दो त्रिभुज लेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले, हम त्रिभुज लेंगे NEM। आप जरा देख लीजिए फिगर में, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल NEM आप इस त्रिभुज में देखो
किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं? एक एंगल है R1, एक एंगल है E, क्रम से देखिए, एंगल R1 है, एंगल E और एंगल I2, इनका योग है 180। तो यह R1 प्लस एंगल E प्लस I2 इसका टू 180। इक्वेशन थर्ड, एक डाउटफुल बात आपको बता दें जो शायद दिमाग में शायद जा रही होगी। यहाँ पर हमने ई में एंगल का निशान लगाया है, यहाँ पर R1 के आगे एंगल का निशान नहीं लगाया, यहाँ पे एंगल का निशान नहीं लगाया। तो एंगल का निशान जब हम लगाते हैं सिर्फ शीर्षों के लिए लगाते हैं। जब शीर्ष के रूप में किसी एंगल को लिखेंगे तो एंगल का निशान लगाएंगे, और जब उस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो फिर एंगल का निशान नहीं लगाएंगे। तो R1 इस एंगल की वैल्यू तो R1, I2 भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बना है वो शीर्ष के फॉर्म में है, तो हमने एंगल E लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब जरा थर्ड और सेकंड से देखो, ये एंगल इनका योग 180 है, यहाँ पर सभी एंगल्स का योग 180 है, दोनों 180 को इक्वलाइज कर दें। Therefore A प्लस एंगल E इक्वल टू R1 प्लस एंगल E प्लस I2 बराबर कर दिया। एंगल E कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू R1 प्लस I2, A इक्वल टू आ गया R1 प्लस I2। अब देखो प्रीवियसली हमने आपको बताया कि हमें जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिनिमम डेविएटेड पोजीशन में, प्रिज्म की अल्पतम विचलन की अवस्था में। और प्रिज्म की अल्पतम विचलन की अवस्था में हमारी जो ये प्रकाश किरण होती है एयर वो बेस के पैरेलल होती है, और जब बेस के पैरेलल होगी तो एंगल जो I2 होगा वो R1 के बराबर। तो इस सेंटेंस में लिख लेते हैं, परंतु प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएटेड पोजीशन स्थिति में एंगल जो I2 होगा, I2 बराबर हो जाएगा R1 के। I2 बराबर R1, तो I2 के प्लेस पर R1 लिख ले, therefore यहां लिख लेते हैं I2 के प्लेस पर R1 लिख लेते हैं। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R1, तो A इज इक्वल टू होगा ट्वाइस R1, implies that R1 इज इक्वल टू हो गया A अपॉन 2। तो R1 किसके बराबर आ गया? A अपॉन 2। तो देखो R1 को तो हमने प्रूफ कर लिया A अपॉन 2, आधा का तो हमारा हो गया। R1 को प्रूफ कर लिया A अपॉन 2। अब हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है I1 को क्या प्रूफ करना है? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, इतना काम और बच्चा। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल और लेके चलेंगे, और वो ट्राइंगल लेंगे हम NMN। पहले हमने लिया नीचे वाला त्रिभुज, अब लेंगे ये ऊपर वाला त्रिभुज NMN। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो वी हैव टू राइट, अब लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा बताया आपको? NMN। इसमें भी देखिए, वैसे तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सामने के अंत्य कोणों के योग के बराबर। अब इसमें देखो ये जो एंगल है ये है डेल्टा जो बहिष्कोण है, डेल्टा बहिष्कोण तो है। आप जरा देखिए इस त्रिभुज में, और जो बहिष्कोण होगा वो सामने के कोणों के योग के बराबर। अब इस त्रिभुज के लिए, इस बहिष्कोण के लिए एक एंगल तो ये जिस एंगल हम 1 लिख देते थे, एक एंगल ये जिस एंगल हम 2 लिख लेते। ये एंगल 1 इधर का एंगल 2, तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। बट अब हम एंगल 1 की वैल्यू तो निकाल लें। आप जरा एंगल 1 को देखो, एंगल 1 जो होगा इस पूरे एंगल में से अगर नीचे वाले एंगल माइनस कर दी ये एंगल, तो एंगल 1 आ जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा? ये एंगल हमारा I1, और ये लाइन यो है, ये लाइन अभिलंब वाली है, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। तो हमारा जो ये एंगल होगा यहां से यहां तक, दिस वन, ये I1 के बराबर होगा। ये I1 हो गया, नीचे एंगल R1 है,
I1 में से R1 को माइनस करें तो एंगल 1 हो जाएगा I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 एंगल 1 बचा ऊपर तक। इसी तरीके से एंगल 2 कितना होगा अगर आप देखो, ये एंगल R2, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिलाकर के एंगल, ये एंगल अंदर वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा R2, और इस R2 में से हम नीचे का एंगल I2 माइनस कर दें, ये एंगल I2 है तो ऊपर का एंगल 2 तो बचेगा, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा R2 माइनस I2। आप जरा लॉजिक के हिसाब से देख लो, एक बार आराम से समझ लीजिएगा। ये एंगल हमारा R2 है तो एंगल R2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें से नीचे का एंगल I2 माइनस करते हैं तो ऊपर जो एंगल बचेगा वो बचेगा R2 माइनस I2। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हम पुट करना है, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 1 के प्लेस में लिख लेंगे I1 माइनस R1 प्लस 2 के प्लेस में क्या लिख लेंगे R2 माइनस I2। अब देखो हम इस एंगल R2 और एंगल I2 को और चेंज करें, हम I1 और R1 में चेंज करें। R2 किसके बराबर है, R2 I1 के बराबर है, तो R2 के प्लेस पर I1 लिख सकते हैं और I2 के प्लेस पर R1, तो I2 के प्लेस पर तो R1 लिख ले और R2 के प्लेस पर I1 लिख ले। तो फ्रॉम हियर डेल्टा इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट तो I1 माइनस R1 का है ही, प्लस R2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, R2 के प्लेस पर I1, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I2 के प्लेस में क्या लिखेंगे I2 इक्वल टू R1, तो ये जाएगा R। अब देखो ये भी आया I1 माइनस R1, ये भी आया I1 माइनस R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस I1 माइनस R1। इज इट ओके? इसको इतना हम रफ कर देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कर ले 2I1 माइनस 2R1। इज इट ओके? अब देखो 2R1, आप जरा देखिएगा प्लीज, अभी हमने एक जगह प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था R1 इज इक्वल टू A अपॉन 2, एक जगह प्रूफ किया था हमने R1 इज इक्वल टू A अपॉन 2, तो यहां से 2R1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, तो 2R1 के प्लेस में हो जाएगा A, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2I1 माइनस A, क्योंकि हमने प्रूफ किया था R1 इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू A अपॉन 2, ये प्रूफ किया था हमने। तो देयरफॉर A को इधर ले आएंगे तो 2I1 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस इधर पे प्लस हो जाएगा डेल्टा है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। देखो I1 जो होगा वो आ गया A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। I1 हमने प्रूफ कर लिया A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और R1 प्रूफ कर लिया हमने A अपॉन 2। अभी I1 और R1 की वैल्यूज यहां पुट करें, देयरफॉर N2 अपॉन N1, इससे समीकरण 1 से फाइनली इस सबको रफ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन I1 कितना आया, ये आया A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन R1 की वैल्यू कितनी है A अपॉन 2, ये हमारा डेरिवेशन। टफ नहीं है, सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम से पूछ ले जाता है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेंस के अपर्चर का फॉर्मूला अलग होता है, प्रिज्म के अपर्चर का फॉर्मूला अलग होता है, और बेसिकली सब में बहुत क्लियर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज से कहे प्रिज्म के अपर्चर का सूत्र बताइए, तो वी हैव टू राइट, वी हैव टू टेल, हमें बताना होगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन, ऊपर ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और अपॉन करके लिखेंगे साइन A अपॉन 2। इसमें A का प्रिज्म एंगल, डेल्टा इज द मिनिमम एंगल ऑफ डायमेंशन ऑफ द पिक्चुअल कोण, N2 is the refractive index of the prism material and N1 is the refractive index of the surrounding। हमें जो भी डेरिवेशन होता है, जो भी फॉर्मूला होता है, उसमें जो भी टर्म्स आते हैं वो हमें ठीक से क्लियर होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स को फोकस कर पाएंगे। तो दिस वाज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म। थैंक्स अ लॉट।